बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग के साथ मैं हूँ इशालत खान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में माह मुक़द्दस यानी कि रमज़ान मुबारक का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। हमारे यहाँ तो दूसरा रोज़ा है, लेकिन सऊदी अरब समेत दीगर जो गल्फ़ ममालिक हैं वहाँ पे तीसरा रोज़ा आज रखा जा रहा है। और हर बार की तरह इंशाल्लाह हमने देखा कि इस बार भी चांद को लेकर थोड़ी कंट्रोवर्सी थी। मुझे ज़ाती तौर पर भी लगा कि शायद दूसरी का चांद हम देख रहे हैं। और पेशावर में आपको पता है, पेशावर में एक दिन पहले रोज़ा रख लिया गया था, दुबई के साथ रोज़ा रख लिया गया था और हम लोग थोड़ा लेट थे। लेकिन जिस तरह जुनैद ने जब ग्रुप के अंदर चांद सेंड किया तस्वीर बनाकर, तो उन्होंने बताया कि ये दूसरी का चांद है। तो हम लोग भी ये सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या वाकई दूसरी का चांद है, दूसरी का हम एक रोजा 36 घंटे का है। तो ये अब जिम्मेदारी जारी बात है हुकूमत के होती है। रोयत हिलाल कमेटी ने आपको बताया कि मुल्क भर में इजलास जारी थे और कोशिश की जा रही थी चांद को तलाश करने की, गो के हफ्ते के रोज मतला काफी अबर आलूद था। लेकिन जिस दिन चांद देखा जाना था उस दिन मतलब काफी साफ था। अगर हम जिस दिन हमारा रोजा अनाउंस हुआ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जिस दिन चांद एक दिन पहले देखा गया और जिस दिन तमाम गल्फ कंट्रीज ने रोजा रखा, उस दिन मतलब थोड़ा सा अबर आलूद था। अच्छा जी, एक और चीज भी है, इस साल तो आप एक दफा रोजे रख के एक दफा ही आप माह रमजान को इस्तकबाल उसका करेंगे, खुशामदीद कहेंगे। लेकिन एक साल ऐसा आने वाला है 2030 का साल, जिसमें आप बाकायदा 2 दफा रमजान मुबारक को वेलकम करेंगे। और हर 33 साल के बाद इशाल ऐसा होता है। ऐसा पिछली बार हुआ था 1997 में कि 2 बार रमज़ान का इस्तकबाल किया गया था। और अगली जो बारी होगी यानी कि 2030 के बाद अगली बारी होगी 2066 के अंदर ऐसा होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और क्योंकि 33 बरस बाद ये मौका मिलेगा हमें 2030 के अंदर, ईसवी तकवीम और फल्कियाती हिसाब के मुताबिक 2030 में दुनिया 2 मरतबा रमज़ानुल मुबारक का इस्तकबाल करेगी। तो जनाब तैयार हो जाइए। एक बार तो आप 4 जनवरी 2030 को रोज़ा रखेंगे और फिर दूसरी दफ़ा वेलकम करेंगे 26 दिसंबर 2030 को। तो इस तरह एक साल के अंदर आप 2 दफ़ा रमज़ानुल मुबारक और 2 दफ़ा आप ईद उल फितर भी मनाएंगे। और 36 रोज़े आप रखेंगे 2030 में, कुछ रोज़े आपको यानी कि रखने पड़ेंगे अगले साल में जाके, और यानी कि आगाज़ तो हो ही चुका होगा। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन और बात कर लेते हैं गज़ा की भी। हमारे बहन भाई जो कि मुश्किलात और तकलीफ़ का सामना कर रहे हैं गुज़श्ता कई सालों से, लेकिन जो उनके ऊपर पहाड़ टूटे हैं पिछले 1-1.5 साल के अंदर, उसकी मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इसके बावजूद किस खूबसूरती से माह मुक़द्दस का एहतमाम और इस्तकबाल किया है हमारा गज़ा के बहन भाइयों ने, वो भी अपनी मिसाल। बमबारी जारी और फ़लस्तीनियों ने अपने टूटे हुए घरों और बोसीदा कैंपों में रमज़ान की आमद और उसका जिस तरह से इस्तकबाल किया है, चरागा किया गया, सजावट की गई, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। हंस खेल रहे हैं। बिल्कुल जी। और ये गज़ा के पनाह गज़ीन कैंप हैं जहाँ पर मुकीम लाखों फ़लस्तीनी हैं जिनके पास खाने पीने के लिए जो अशियाए ज़रूरी हैं वो भी नहीं है, तन ढांपने के लिए ज़रूरत का लिबास भी मौजूद नहीं है। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने माह रमज़ान को जिस खूबसूरती के साथ, जिस खुले दिल के साथ वेलकम किया है और खुशियाँ उनके चेहरों पर नज़र आ रही हैं। और देख सकते हैं आप टूटे हुए घरों और बोसीदा कैंपों में दिए जलाए हैं उन्होंने, चरागा किया है और सजावट करके इस नेमत खुदाबंदी का शुक्र अदा किया है। और आपके इल्म में हमने आपको एक मूवी बताई थी नो अदर लैंड, जो कि गज़ा के ऊपर बनाई गई थी, उसे ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है, खुशाइन बात है। लेकिन सिर्फ अवार्ड्स देने से बात नहीं बनेगी, काम नहीं चलेगा। अच्छा जुनैद, वो मूवी पसंद भी इस वजह से की गई है क्योंकि उसके अंदर गज़ा के जो हालात हैं उनकी अक्कासी की गई है, वो हालात दिखाए गए हैं और लोगों ने उस मूवी को ऑस्कर भी इसीलिए के लिए नामजद किया है और इसीलिए वो डॉक्यूमेंट्री जो है वो बहुत ही पसंद की जा रही है और डॉक्यूमेंट्री फीचर का अवार्ड जो है इस मूवी को मिला है। जी हाँ, इसके फिल्म के डायरेक्टर हैं बासिल गदर, हमदान बिलाल, राहील शोर और इसराइली सहाफ़ियों युवाल इब्राहिम की मुश्तरका हिदायतकारी में बनी ये फ़िल्म, जो दरअसल फ़लस्तीनी हिदायतकार बासिल अदरा को पेश आने वाली मुश्किलात और उनकी जद्दोजहद की कहानी है, जिससे वो फ़लस्तीन के मगरबी किनारे में गुजरे हैं। बिल्कुल जी। और ये मूवी ऑस्कर अवार्ड हासिल कर चुकी है। और अब हम कुछ बात कर लेते हैं, रमज़ानुल मुबारक की आमद है हमारे पाकिस्तान में भी, और जिस तरह से हमेशा की तरह होता है कि पाकिस्तान में जैसी रमज़ान मुबारक की आमद होती है, साथ ही हम देखते हैं कि अशियाए ज़रूरिया भी महंगी हो जाती हैं। अच्छा, लेकिन जिस अंदाज में पहले वेलकम किया गया है तमाम लोगों ने, शोबी शख्सियात मुबारकबाद के मैसेजेस उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किए हैं अपने फॉलोअर्स के लिए, जिसमें क्रिकेटर्स भी हैं, सेलिब्रिटीज़ भी हैं, अदाकार भी हैं, अदाकाराएँ भी हैं। शोबे सितारों ने अपने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज शेयर करते हुए दुनिया भर के मुसलमान बहन भाइयों को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश की है, जिसमें नीलम मुनीर हैं, इसी तरह से हानिया आमिर हैं, कंज़ा हाशमी हैं, फरहान सईद हैं, दुरेफिशा हैं, सारा खान भी हैं इसके अंदर,
फिर हम देख रहे हैं एमन खान है इसके अंदर, और हमारे मारूफ क्रिकेटर बाबर आजम ने भी अपने अंदाज में अपने मद्दाहों को माए सयाम की जो मुबारकबाद दी है वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती है। तस्वीर शेयर की गई हैं और जिस तरह से वेलकम किया गया है माह रमज़ान को, रमज़ान की बरकतें समेटने के लिए हम रोज़ा रखते हैं पूरे महीने, और फिर उसके बाद जब ईद आती है तो हम एक सारे गेट टुगेदर होती है, इनाम मिलता है रोज़ों का। बिल्कुल, उस बाबरकत महीने में जितनी हम नेकियां समेट सकते होते हैं वो समेटते हैं। लेकिन जहां पर नेकियां समेटने का सिलसिला शुरू होता है वहीं पर महंगाई का जोरों शोर भी शुरू हो जाता है, और हम देख रहे हैं कि इस बार भी माह रमज़ान तो आया है लेकिन जो मुनाफाखोर एक्टिव हो गए हैं और नहीं रखते वो इंतजार कर रहे थे बेसिकली कि किस तरह से आपने खून चूसना है अपने मुसलमान बहन भाइयों का। लेकिन ये अलमिया है, किन किन शहरों में क्या क्या सूरत हाल है, क्या कुछ महंगा हुआ है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे। बिल्कुल, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनकी जानिब हम बढ़ते हैं। जी बताइएगा, पैनल कौन है हमारे साथ इस्लामाबाद से? आमिर बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बलोच, आप बताइएगा इस्लामाबाद में मुनाफाखोरों ने कितनी कीमतें बढ़ा रखी हैं और कितना क्या रेट हम रब्ता करते हैं विशाल, और ये सूरत हाल सिर्फ इस्लामाबाद की नहीं होगी, हम कोशिश करेंगे मुख्तलिफ शहरों की आपको सिचुएशन बता सकें, लेकिन ये जिम्मेदारी है इंतजामिया की, चाहे वो ज़िली इंतजामिया हो, सूबाई की शॉपिंग आपको पता चला अभी कर रहे हैं, जाहिर बात है डेली बेसिस पे जो अशिया ज़रूरियाँ हैं, ग्रॉसरी आइटम्स हैं, फ्रूट हैं, चिकन है, सब्जियाँ हैं, दालें, खजूरें हैं, जो कोई गरीब तो खजूर से रोज़ा इफ्तार करने का सोच भी नहीं सकता है, खजूरें सब कुछ महंगा हो जाता है। और प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ कहाँ गायब हो जाती हैं, ये समझ से बाहर है। रमजान बाजार लगाए जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी गैर मयारी चीजें मिल रही होती हैं। रमजान बाजारों का लगाना बहुत अच्छा है लेकिन वहाँ पे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आमिर बलोच ने हमें ज्वाइन कर लिया, हम आमिर बलोच से जानते हैं। आमिर, आप बताइएगा इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, किन नरखों पर सब्जियां मिल रही हैं, क्या मुनासिब नर्ख हैं या फिर मनमानी कीमतें वसूल की जा रही हैं, और क्या कुछ महंगा हुआ जरा बता दीजिएगा हमारे नाज़रीन को भी। आज देखें, जो रमज़ान अल मुबारक की आमद होती है तो पाकिस्तान में जो रमज़ान की आमद है हर साल, तो उसके यही हम आखिज़ करते हैं कि रमज़ान आता है तो जो कीमतें हैं वो हर चीज़ की जो कीमत है वो बढ़ जाती है खुद ब खुद ही। तो जैसे ये बरकतों का महीना है इस तरह कीमतें भी जो है ना उनमें भी बरकत बढ़ जाती है। तो आज हम इस वक्त मौजूद हैं G6 जो इस्लामाबाद का सेक्टर है, वहाँ पर जो एक साइड पर जो आम मार्केट है और साथ ही जो है ना सस्ता बाज़ार भी लगाया गया है इंतज़ामिया की जानिब से। वहाँ पर सबसे पहले हमने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक जो फ्रूट्स की कीमत है, जो रमज़ान बाज़ार में फ्रूट है वो जो सोम नंबर पे, मतलब एक पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे क्वालिटी के हिसाब से जो फ़रोख्त होते हैं ना, तो वो तीसरे नंबर पर जो क्वालिटी है आम मार्केट के हिसाब से इधर जो रेट है वो अगर सेब की बात की जाए तो सेब 160 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। अगर मेरा कैमरा मैन आपको सेब की क्वालिटी दिखा सकता है, जो रमज़ान बाज़ार में सेब फ़रोख्त हो रहा है तो वो उसकी जो क्वालिटी है वो इस तरह है कि 160 रुपये फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन जो आम मार्केट में ये सेब है ये 160 रुपये फ़रोख्त, 160 रुपये की जगह जो 140 से 150 रुपये की फ़रोख्त हो रहा है। लेकिन दूसरी जानब सब्जियों की अगर बात की जाए तो सब्जियों में भी काफ़ी जो है ना जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हुआ है, जिसमें तो ये खास तौर पर आमिर ये बताएगा, क्योंकि आप बता रहे हैं कि जो सस्ते रमज़ान बाजार लगाए गए हैं वहाँ पर क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो गई है। अगर चीज़ें वहाँ पर सस्ती मिल रही हैं तो वहाँ पर क्वालिटी अच्छी नहीं है, और जहाँ पर अच्छी क्वालिटी की मिल रही है वहाँ पर मनमाने दाम वसूल किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ नज़र आ रही हैं आपको, कहीं पर डेस्क कायम किए गए हों? जी देखें, आज दूसरा रोज़ा है, दूसरे रोज़े में आज इस टाइम तक कोई भी जो है ना जो इंतज़ामिया की जानिब से नुमाइंदा है, कोई भी नुमाइंदा इस टाइम जो किसी भी मार्केट में मौजूद नहीं है। अगर देखा जाए तो एक अद बाज़ार में जो है ना DC साहब जो है ना खुद गए, उसके अलावा तो किसी भी मार्केट में कोई भी नुमाइंदा नहीं गया, ना ही प्राइस ना ही क्वालिटी के ऊपर जो है ना जो कंप्रोमाइज़ हो रहा है। और शहरियों का क्या कहना है, शहरियों की तरफ से क्या रद्द-ए-अमल दिया जा रहा है, क्या ख़रीदारी मामूल के मुताबिक है जो रमज़ान में होती है, या शहरियों ने भी किसी किस्म का बायकॉट किया है कि जी आप इतनी कीमतें जो बढ़ाई हैं हम ख़रीदारी नहीं करेंगे? देखें, जो शहरी हैं वो दुहाइयाँ दे रहे हैं कि जो हुकूमत की जानिब से रमज़ान पैकेज का ऐलान भी किया गया है, लेकिन जो अशिया खुर्दनोश है जिनकी जो ख़ास तौर पर बुनियादी चीज़ें जिनमें आटा है, घी है और जो चीनी है, इनकी जो इवन यूटिलिटी स्टोर पर भी ये चीज़ें मुयसर नहीं है, उनको ये चीज़ें नहीं मिल रही, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर रमज़ान पैकेज का ऐलान करना था तो साथ साथ जो चीज़ें की कीमतों की जो चीज़ों की कीमतें हैं उसको कंट्रोल करना भी हुकूमत की जिम्मेदारी थी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे आमिर बलोच। और रुख करते हैं लाहौर का, यहाँ पे मौजूद हैं शबीर हैदर। शबीर, लाहौर में बताएगा क्या सूरत हाल है, कितनी महंगाई देखी जा रही है, किन किन अशिया की चीज़ों में कितना इजाफा हुआ?
जी, रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड जो हैं वो तोड़ दिए हैं। इसमें अगर बात कीजिए आम मार्केट, तो आम मार्केट में सब्ज़ी और फ्रूट के जो और उसके साथ साथ दीगर अशिया खुर्दनोश की जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। इसमें आम मार्केट के अंदर मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर अगर रमज़ान सहूलत बाज़ार की बात की जाए तो वहाँ पर जो टमाटर 50 रुपये, तो यहाँ पर 100 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहा है। और जो प्याज वहाँ पर अगर 45 रुपये या 50 रुपये के अंदर मिल रहा है, यहाँ पर वो 100 रुपये में। और शिमला मिर्च अगर बात की जाए तो हैरानगी की बात है कि वहाँ पर शिमला मिर्च जो है वो तकरीबन 73 रुपये किलो है और यहाँ पर 200 रुपये किलो फ़रोख्त की जा रही है। इस हवाले से मैं बात करूँगा, यहाँ पर कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, क्या कहते हैं महंगाई के हवाले से, और रमज़ान मुबारक का महीना है और यहाँ पर जो कीमतें इस वक्त मुझे जो देख रही हैं बुलंदी पे है, ये बुलंदी पे है, कीमतें सब बुलंदी पे इधर तेज़ है। तो क्या कहेंगे? तो महंगाई कम होनी चाहिए ना गरीब के लिए। ये अमीरों के लिए महंगाई कोई नहीं, गरीबों के लिए महंगाई है। हर दुकानदार का अपना अपना रेट है, किसी का नहीं, किसी ने ये नहीं बताना है इतना है, कोई 100 रुपये दे रहा है, कोई 120 दे रहा है, ये बात है। जी बिल्कुल, आप बताइएगा, आप क्या कहते हैं सर? सर जी, महंगाई तो बहुत ज़्यादा है जी। हर बंदा बेचारा तंग हुआ बहुत ज़्यादा। गरीब बंदा वो समझे कि बिल्कुल ही फारग हो गया है। आमदनी कम है, खर्चे ज़्यादा भाई। रमज़ान में सहूलतें बाहर के मुल्कों में सहूलतें देते हैं, लेकिन हमारे मुल्क में सहूलतें नहीं है। वो तो लोग पता नहीं ऐसे लूटते हैं लोग। रमज़ान आया कि पता नहीं क्या महीना आ गया, हर बंदा किसी को लूट रहा है। हर चीज़ महंगी हो, हर चीज़ महंगी। कभी आज कल पर इस रोज़ों से पहले रेट कुछ और था, आज रेट कुछ और है भाई। सेब महंगा, किन्नू महंगा, केला महंगा, हर चीज़ महंगा। गरीब बंदा तो ठीक है। हमारे साथ शबीर हैदर लाहौर से मौजूद थे। हम रुख करते हैं कराची का। कराची की सूरत हाल जानते हैं। नजीब नाइच हमारे साथ मौजूद हैं। नजीब, आप बताइएगा कराची में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? रमज़ान बाज़ारों में क्या कीमतें मुकर्रर की गई हैं और क्या क्वालिटी अच्छी की चीज़ें वहाँ पर दस्तियाब हैं? शहरी क्या कहते हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह रमज़ान में कराची में भी ऐसी सूरत हाल देखने को मिल रही है। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बेतहाशा इजाफा जो है वो नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पर जो फल हैं उनकी कीमतों में इजाफा हो चुका है और केला, उसके अलावा अमरूद, सेब, कीनू समेत तमाम जो फ्रूट्स हैं उनकी कीमतें तकरीबन जो है दुगनी के आसपास हो चुकी हैं। जबकि हुकूमत की जानिब से जो रेट मुकर्रर किए गए हैं उनका सिर्फ कागज़ के हैसियत के अलावा कोई उनकी जो है कहीं पे भी इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आ रहा। कराची में मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ जो रेट मिल रहे हैं। शहरी इस सूरत हाल से जो है वो तमाम परेशान नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत एक तो कराची में जो अब तक रमज़ान बाज़ार नहीं कायम किए गए वो फौरी तौर पर कायम किए जाएं। उसके अलावा जो रेट हैं सरकारी रेट कमिश्नर कराची की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर जारी तो किए जाते हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंट जो है वो किसी भी बाज़ार में नहीं हो रहा। डिमांड और सप्लाई में बायस भी कुछ अशिया की कीमतों में जो है खाने पीने की अशिया की कीमतों में फ़र्क देखा जा रहा है। लेकिन जो मुनाफाखोर हैं वो भी सरगर्म नज़र आ रहे हैं और जहां जिसकी अच्छा नजीब बताएगा, यहाँ पर हुकूमती नुमाइंदे आपको काम करते हुए नज़र आ रहे हैं? कहीं पर डेस्क कायम किए गए हों या कोई ऐसे दफातर लगाए गए हों, कहीं पर आप देख रहे हैं हुकूमती नुमाइंदों को भी, ज़िले इंतज़ामिया को भी? जी, असिस्टेंट कमिश्नर और दीगर जो इंतज़ामी अमलदार हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ़ इलाकों में विज़िट तो किया जा रहा है और फ़ाइन भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन उनको जो है पाबंद बनाना के उसी रेट पर अशिया जो है फ़रोख्त की जाएँ, ऐसा इम्प्लीमेंट जो है नज़र नहीं आ रहा। और यही सबब है कि शहरी महंगे दामों जो है फल फ्रूट और तो वजह क्या है जो खास तौर पर रमज़ान नज़ीर, क्या हुकूमत इंतज़ामिया नाकाम है इन तमाम फल फरोशों को या जितने भी चीज़ें महंगी हुई हैं इन्हें कंट्रोल करने में? वजह क्या बताई जा रही है इस नाकामी की? जी बिल्कुल, इंतज़ामिया अब तक उस तरह से सीरियस नहीं ले रही मामलात को। महंगाई से जिस कदर लोग परेशान हैं, ख़ास तौर पर जो दिहाड़ीदार तबका, जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं, उनकी जो उन पर जो असर पड़ रहा है इस महंगाई के दौरान, हुकूमत अब तक इस हवाले से इतनी ज़्यादा संजीदा नज़र नहीं आ रही। ऐलानात बहुत हो चुके हैं। आज वज़ीर आला सिंध की जानिब से भी एक ऐलान किया गया है और कहा गया है कि इस हवाले से फौरी तौर पर जो इंतज़ामी अमलदार हैं वो अमल दरामद कराएं। बहुत शुक्रिया नजीब नाइश हमारे साथ मौजूद थे कराची से। यही सूरत हाल मुल्क भर में है। पेशावर का रुख कर लेते हैं, वहाँ सूरत हाल क्या जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अयाज से। अयाज, पेशावर में क्या प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ मुतहरिक हैं और महंगाई को रोकने में कामयाब हो सकी अब तक?
जी बिल्कुल, रमज़ान में अगर देखा जाए तो हर चीज़ की कीमत को पर लग गए हैं, चाहे वो अशय खुर्दनोश हो, सब्जियां हो, फ्रूट हो या चिकन और गोश्त हो। सरकारी नरखनामे तो हर जगह पे आवेज़ा है, लेकिन उन पर अमल दरामद दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त मैं पेशावर सदर बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर अगर बात की जाए तो अशय खुर्दनोश की जितनी भी आइटम्स हैं उनकी कीमतें बढ़ गई हैं। रोज़मर्रा इस्तेमाल की जितनी अशिया है, मिसाल के तौर पर अगर आटे की बात की जाए तो 20 किलो आटे का तेला जो है वो 2000 रुपये में इस वक्त फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह चीनी जो है वो 163 रुपये में सेल की जा रही है, जबकि घी का जो 1 किलो का पैकेट है वो 580 रुपये में शहरी ख़रीद रहे हैं। इसी तरह चावल और दालें जो हैं उनकी कीमतें भी काफ़ी बढ़ गई है। खजूर की बात की जाए, क्योंकि रफ्तारी में हर घर की वो ज़रूरत होता है, तो खजूर के मुख्तलिफ जो अक़साम हैं उनकी कीमतें 700 से 1000 रुपये के दरमियान है। जो नॉर्मल से नॉर्मल आपको अगर खजूर लेनी हो, सर्वे भी किया है, शहरियों से बात भी की है, तो शहरी इस वक्त मायूस हमें दिखाई दे रहे हैं। उनका बताना है कि हमारे ज़राए आमदन कम है, जबकि अखराजात बढ़ गए हैं। ठीक है, शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। और जिस तरह से हम देख रहे हैं सूरत हाल तमाम शहरों की एक जैसी है, पाकिस्तान भर में एक ही जैसी सूरत हाल दरपेश है तमाम मुसलमानों को। गो के ये माह रमज़ान जो है बरकतें समेटने का महीना, लेकिन इसमें भी लोगों को अपने घरों के किचन चलाने की जो टेंशन है वो चल रही है और पैसा समेटे जा रहे हैं, नेकियां समेटने की वजह। हम हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद, और ज़कात किस किस के ऊपर लागू होती है, कितनी इस बार ज़कात देनी होगी, इस पर बात करेंगे तफसील से एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। मैं बेकरार था, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो सारी बहार आप से है। कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती, कहाँ वो अर्ज़े मदीना, कहाँ मेरी हस्ती। ये हाज़िरी का सबब बार बार आप से है। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज। जो मिल रहा है मुझे सारा प्यार आप से है। मैं बेकरार था, मैं बेकरार था,
आपसे है हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है। हमारे साथ मौजूद थे हाफिज़ मोहम्मद आमिर नात ख्वां। बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पेश किया, अल्लाह पाक जज़ाए खैर आपको अता फरमाए। और हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है डॉक्टर वकास जाफरी साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपको भी वेलकम कहेंगे, आमिर साहब आपको भी वेलकम कहेंगे। और मामला बड़ा अहम है और ख़ास तौर पे जब रमज़ान का महीना आता है तो कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटी जाएँ और ज़कात का जो एक फ़रीज़ा हम सब पे लागू होता है उसकी भी अदायगी हो जाए। तो तनासुब क्या रहता है इस बार के हिसाब से, किसके ऊपर कितनी ज़कात इम्प्लीमेंट होती है, लागू होती है, ज़रा रोशनी डालिएगा डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये बड़ा इंतहाई अहम मसला है। एक तो ये कि जो ज़कात है क्योंकि हम पर फ़र्ज़ है और साहिब निसाब के ऊपर फ़र्ज़ है, साहिब इस्तिताअत के ऊपर फ़र्ज़ है, लेकिन इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ज़कात जो है वो कैलकुलेटेड होती है। यानी एक ऐसी स्पेकुलेशन के अंदर हम ज़कात नहीं दे सकते, अंदाजे से नहीं दे सकते। इसलिए इसकी ख़ास तौर पे इसका अंदाज़ा लगाना, और ख़ुसूसी तौर पे हम रमज़ान में इसको इसलिए देते हैं कि आका अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अल्लाह ताला नफल का सवाब जो है वो फ़र्ज़ के बराबर कर देता है और जो फ़र्ज़ का सवाब है वो 70 गुना बढ़ा देता है। तो इसलिए मुसलमान ये कोशिश करते हैं कि हम ज़कात भी ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे आपने फरमाया। वैसे ये जो ज़कात देना है, फितराना अदा करना है, ये रमज़ान मुबारक में क्यों रखा गया था, थोड़ा सा ये भी हमारे जी इसीलिए वैसे तो ये इसका उमूमी तौर पर यह कि एक साल गुजर जाए तो इस्लामिक साल, तो एक साल गुजरने के बाद जो साहिब निसाब है अगर उसके पास इतनी एक अमाउंट है, उसके आपको बताते हैं उसके ऊपर वो ज़कात देगा अपने गरीब बहन भाइयों को। इसके अल्लाह ताला ने सूरह तौबा की आयत नंबर 60 के अंदर 8 मसारिफ बयान किए हैं। 8 वो ऐसे तबकात हैं, ऐसे लोग हैं जिनको हम ज़कात दे सकते हैं। ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के अहकाम के मुताबिक जो है एक जो उशर और ज़कात है ना, उशर और ज़कात, ठीक है, जो ज़कात वाला मामला जिसको हम 2.5% कहते हैं वो माल के ऊपर ज़कात है। यानी उशर और ज़कात में फ़र्क क्या है, ये भी इलैबोरेट करें। उशर जो होता है ना वो फसल के ऊपर होता है। अच्छा, जो फसलें होती हैं हमारी या जो हमारे माल मवेशी होते हैं उनके ऊपर ज़कात होती है, वो एक अलग मामला है। ये हम माल की बात करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोग जो कारोबार करते हैं या सैलरीड पर्सन है तो उनके पास अगर वो साहिब माल हैं तो उनको वो ज़कात देंगे। उसकी जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिमिट्स रखी हैं वो 52.5 तोले चांदी, ठीक है, और 7.5 तोले सोना। अगर आपके पास ये मौजूद है और उसके ऊपर साल गुजर गया, आपके ऊपर ज़कात लागू हो जाएगी, तो आपके ऊपर ज़कात लागू हो जाएगी। 2.5% आप उसका देंगे, चाहे तो आप वो जो 7 तोले का भी 2.5%, 7.5 तोले उसका जो भी है उसमें से ये है कि अगर आप उसको उस हिसाब से चांदी या सोना दे सकते हैं वो भी ठीक है। अगर उसके हिसाब से जो आजकल कैश है तो आप उसको कैश भी दे सकते हैं। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप इसमें कोई और चीज खरीद के नहीं दे सकते। आप ऐसा नहीं है कि जैसे अब रमजान आ गया तो आप राशन खरीद के ना, तो वो ज़कात की सूरत में बिल्कुल नहीं, वो आप उसको माल देंगे कैश की सूरत में। जी, उसके अंदर मालिक बनाना शर्त है, जिसको आप वो दे रहे हैं वो उसका मालिक है, आप उसको यानी उसका हक था। ये तो बड़ी अहम बात बता रहे हैं आप डॉक्टर साहब कि आप कह रहे हैं कि आपको राशन लेकर उनकी हेल्प नहीं कर सकते, आपको कैश की सूरत में, लिक्विड मनी की सूरत में उनकी मदद करनी होगी। बिल्कुल, सोना या चांदी दे दें, जो भी आपके पास है, या फिर आपने रुपयों की सूरत में या जो भी करेंसी आपकी राइज है जिस मुल्क में, आपको वो देना होगा। अच्छा। और उसमें इंपॉर्टेंट बात ये कि आप उसको फिर भी कंपलसरी नहीं कर सकते, आप उसको ये एम्फसाइज नहीं कर सकते कि आप इससे फलां चीज खरीदेंगे। अच्छा, एक और चीज बता दीजिएगा, कैश अगर आपके पास पड़ी हुई है तो उसके ऊपर भी बता दीजिएगा कि किस तरह से परसेंटेज। इसी तरह ये कि अगर 52.5 तोले चांदी, तो विच एवर इज लेस है ना, कि जिसकी अमाउंट कम बनती है, तो 52.5 तोले चांदी इस वक्त तकरीबन 1,84,85,000 रुपए की अगर अमाउंट आपके पास मौजूद है तो आप उसके ऊपर 1 साल से है, अगर 1 साल से है। अब इसमें एक और भी बात है, जो कारोबारी हजरात है उनका भी अलग है, सैलरीड पर्सन का भी अलग है। अच्छा। जो सैलरीड पर्सन है उनके पास अगर 1 साल पहले पिछले रमजान के अंदर उनके पास इतनी अमाउंट थी, मिसाल के तौर पे 2 लाख रुपए पड़ा हुआ था, और आज उन्होंने देखा तो आज भी उनके पास 2 लाख मौजूद है, तो वो उस हिसाब से ये 3 लाख मौजूद, जितना भी उनके पास मौजूद है, अगर वो निसाब के अंदर आता है तो उसके ऊपर 2.5% देंगे। लेकिन जो कारोबारी शख्सियात हैं उनका मामला अलग है। अच्छा, आपने माल मवेशी की बात की, लेकिन आपने जायदाद, प्रॉपर्टी, ज़मीन, इसकी बात नहीं की। अगर ये किसी के पास है तो क्या इसके ऊपर भी ज़कात फ़र्ज़ होगी, उसको भी उसके ऊपर भी लागू है, वो देगा? जो जायदाद इस पर्पस से खरीदी जाती है कि इसको कारोबार के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदी जाती है, कि इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदी जाती है, कि मैंने फलां 10 मरले 5 मरले का प्लाट खरीद लिया और फिर मैं इसको बेचूंगा, तो जो उसने फ़र्ज़ करें 1 करोड़ रुपए का मकान प्लाट खरीदा
और साल के बाद उसने उसको अपना 1.5 करोड़ का 1.25 करोड़ का बेच दिया। अब जो उसके ऊपर प्रॉफिट उसको आया है ना, 25 लाख आया, 50 लाख आया, उसके ऊपर वो ज़कात दे। ठीक है, उस पूरी बिजनेसमैन जो है ना वो प्रॉफिट के ऊपर ज़कात देता है। मिसाल के तौर पे एक बिजनेसमैन ने नया काम शुरू किया रमज़ान में, तो उसने फ़र्ज़ करें 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की। अब 1 साल गुजरने के बाद उस दिन वो कारोबार को बंद करेगा, उस दिन वो अपना स्टॉक चेक करेगा कि आया उसके पास स्टॉक कितना पड़ा है, कितने उसने कितने लोगों से डेटर्स उसके कितने क्रेडिट्स हैं उसके, तो सारा हिसाब किताब लगाकर प्रॉफिट होगा उसके पास अब मौजूद, उसके पास कैश इन हैंड है ही नहीं, कैश उसके पास है ही नहीं। अब उसको पता चला कि 10 लाख की मैंने इन्वेस्टमेंट की थी, आज मेरे पास 12 लाख रुपए मौजूद है। ठीक है, तो वो जो 2 लाख रुपए उसका प्रॉफिट है। ठीक है, उसके ऊपर। अच्छा, लास्टली ये बताइएगा कि आप किसी को बता सकते हैं कि आपको ज़कात दे रहे हैं या ये ज़रूरी नहीं है? अगर ज़कात किस किस को दी जा सकती है ये भी बता दें। उसमें इंपॉर्टेंट बात जो मैंने जैसे बताया कि सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने 8 मसारिफ बयान किए हैं, उन मसारिफ के अंदर से अगर कोई भी फॉल करता तो हम उनको ज़कात दे सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि जो आपके करीबी रिश्तेदार, ज़कात बता के देंगे या बगैर? बिल्कुल बता के देने में भी कोई हर्ज नहीं। अगर उसका दिल आज़ारी ना हो तो आप बता के दे सकते हैं। अगर ये खतरा हो कि वो इसको नहीं लेगा, वाइट कॉलर है, तो आप उसको ना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वकास जाफिर साहब और हाफिज़ मोहम्मद आमिर साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंतहाई अहम मौजूद था और ये सारी वो शराइत हैं जिनके ऊपर लागू होती है, इसका फ़ायदा उठाइए। लेकिन ज़कात देना आप पर फ़र्ज़ है और ये आपके तब तक रमज़ानुल मुबारक के तमाम तक़द्दुस जो है वो पूरा नहीं होता जब तक आप ज़कात नहीं देते। और रमज़ान के अंदर एक और भी अहम चीज़ होती है कि आपने क्या खाना है, क्या नहीं खाना, वेट बढ़ाना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, फिट रहना चाह रहे हैं, सारी आपकी कन्फ्यूजन दूर करते हैं। बिल्कुल, और दस्तरखान अगर भरी हुई चीज़ों से हो, तेल से भरी हुई चीज़ों से हो, तो फिर किस तरह से आपने कंट्रोल करना है ये बताएंगे आपको। लेकिन एक ब्रेक के बाद आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। और क्योंकि माह रमज़ान जारी और सारी है, दूसरा रोज़ा है आज और इफ्तार का वक्त भी करीब होता जा रहा है, तो जैसे इफ्तार का वक्त करीब होता है तो हमें डिफरेंट किस्म की क्रेविंग होने लग जाती है, जिसके बायस हम फिर किचन में जाते हैं और तरह तरह के लवाजमात बनाने शुरू कर देते हैं। और उनके अंदर ज़्यादातर क्या होता है, ऑयली चीज़ें होती हैं, कहीं से समोसा, कहीं से दही भल्ले और कभी पकौड़े। ऐसा भी होता है कि बहुत से लोग ये प्लान करते हैं या उनकी ख्वाहिश होती है कि रमज़ान आ रहा है, इतनी देर भूखे रहेंगे तो हमारा वजन घट जाएगा, लेकिन रमज़ान के आखिर में उनका वजन पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि हम एहतियात नहीं करते, हम क्या चीज़ें खानी है क्या नहीं खानी इसका एहतियात नहीं करते। मारिया खान साहब हमारे ग़िज़ाइयत हैं, उनसे जान लेते हैं कि हमें क्या इंतखाब करना चाहिए अपनी रूटीन में, चाहे वो सहर हो या अफ्तार। मारिया साहब, आप सबसे पहले आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग, और हमारा मकसद ये है कि लोगों को रहनुमाई की जा सके। सहरी में हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पी लें, 3-4 पराठे खा लें, ताकि वो ज़्यादा देर तक वो हमारी भूख को मिटा सकें और हमारी प्यास को बुझा सकें। और तो खाना क्या चाहिए सहर में स्पेशली? बिल्कुल, जैसे बात यह है कि रमज़ान का जो पीरियड आता है, हम इसको 16 से 18 से 20 घंटे मुख्तलिफ मुल्कों में मुख्तलिफ है इसका टाइम लाइन। हम भूखे तो रह रहे हैं, प्यासे रह रहे हैं, मगर अक्सर रमज़ान में होता यह है कि मेजॉरिटी पॉपुलेशन वज़न कम करने की जगह वज़न बढ़ा देती है, और उसकी वजह हमारा ये मुरगन और तली हुई, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो तली हुई चीज़ें हैं। सबसे पहले अगर हम ये देखें रमज़ान का मकसद क्या है, ये सबसे पहले रूह की क्लेंज के लिए आया था, और अगर हम बॉडी की बात करें तो बॉडी की भी क्लेंस के लिए आया था। इंटरमिटेंट फास्टिंग, साइंस ने इसका जो मुतरादिफ कॉन्सेप्ट है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग का। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग में तो रिसर्च जो हुई है उसमें तो बहुत सा कैंसर भी रिवर्स हुआ है। तो इससे मुझे बात ये पता चलती है कि अगर आप इसको सही तरीके से, नेचुरल तरीके से, क्लीन तरीके से, क्लेंस मतलब क्लीन ईटिंग, तो जितना क्लीन तरीके से हम फास्टिंग को, रमजान को सरंजाम देंगे, उतना ज्यादा तो हमारी डिजीज रिवर्स हो सकती है। कार सहरी से हम आगाज कर लेते हैं कि सहरी में क्या खाया जाए, फिर उसके बाद इफ्तार पे आते हैं। तो सहरी में जो लोग पराठे के बिना जिनका गुजारा नहीं होता, मैं खुद उनमें से हूँ जिसका पराठे के बगैर बिल्कुल गुजारा नहीं होता, तो क्या किया जाए? पराठे का ऑल्टरनेट क्या रखा जाए कि पूरा दिन आपने फास्टिंग करनी है, 12-13 घंटे हैं जो आपने गुजारने हैं, और फिर जलन भी ना हो, आपका मैदा भी ठीक रहे और आप स्मार्ट भी हो जाएं, कैसे मुमकिन हो पाएगा? क्या ऑल्टरनेट देती हैं आप इसका? बिल्कुल, सो पराठे के ऊपर जब हम बात करें तो एक पराठा 500 कैलोरीज है, इसके बरक्स 2 चक्की के आटे की रोटी 250 कैलोरी है। क्या बेहतर है? तो जब भी ऑयल का इंतखाब का सबको समझने की जरूरत है। जब आप कंप्लेन करते हैं कि मेरा वजन बढ़ रहा है, मेरा पेट निकल आया है, 99% जो पॉपुलेशन है उसका यही दर्द है कि मेरा पेट निकल आया। तो अगर आप अपने पेट को कम करना चाहते हैं तो चर्बी वाली चीजें, जो चीजें, और कॉम्बिनेशन क्या क्या होना चाहिए? 2 चपातियां अगर या 2 रोटियां खाते हैं, उसका कॉम्बिनेशन किसके साथ?
यस 2 चपाती, दही ऐड करें, सालन ऐड करें। आपका सालन 1 टेबलस्पून। अब सालन में प्रॉब्लम नहीं है, सालन दाल हो सकता है, सालन सब्जियां हो सकती कुछ भी हो सकता है, जो हैं, पका गोश्त हुआ भी है। हो सकता है। मगर उसको 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल या कोकोनट ऑयल या देसी घी या मस्टर्ड ऑयल में बनाएं। 1 टेबलस्पून। आपके सालन में तरी ना हो, मसाला कम से कम हो, ताकि आपको जलन ना हो। अभी थोड़ी देर पहले मेरे पास जितने भी लोग जिनसे मैंने अभी पूरा सुबह से लेके बात की है, सबका यही कंप्लेन है कि मुझे मैदा में जलन हो रही है, मुझे बर्निंग है। तो वो बर्निंग इसलिए है कि आपने एक तो देखे ना, हम एक 3 बजे 4 बजे सहरी कर रहे हैं, और अगर वो बहुत ज्यादा मुर्गन तली हुई फ्राइड चीजें हैं और पराठा है, तो वो तो अब पूरा दिन आपको जलाएगा और ना। और आप मारिया, पानी भी नहीं क्या पी बहुत सकते। ज़्यादा पानी पी लेना शहर के अंदर, उसके बाद आप खा भी नहीं कुछ पाते हैं, क्या वो तरीका कार ठीक है इतना ज़्यादा पानी पी लेना? पानी आपने अफ्तार से सहर के दरमियान कोशिश करें कि 2 से 3 लीटर पानी पी लें। सिर्फ सहरी के वक्त आप पानी पी रहे हैं बहुत ज्यादा, तो देखिए खाना भी तंग तो आपका करेगा, पेट आपको गुब्बारे खाना की भी तरह नहीं फूल होगा। सकता है, लेकिन आपकी ज़्यादा देर तक प्यास नहीं बुझाए रखेगा। क्या ख्याल है? एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। अच्छा मारिया, लोग ये सोचते हैं शायद हम भी ऊंट की तरह पानी सेव कर सकते हैं, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सहरी में पानी पी लेते हैं, और उन्हें ये लगता है कि पूरे दिन के लिए स्टोर हो गया और हम वक्त के साथ यूटिलाइज करते रहेंगे। क्या ख्याल है? तो अब अगर हम इफ्तार की तरफ आ जाएं, तो इफ्तार में भी हमारा तरीक़ाकार जो है वो यही होता है कि हम मुरगन ग़िज़ाएँ जो कि हमारी ज़बान को अच्छी लग रही होती हैं, हम उनका इंतखाब करते हैं। उसमें फ्राइड समोसे आते हैं, पकोड़े आते हैं, डिफरेंट किस्म के रोल्स आ जाते हैं, पूरी एक रेंज है ना फ्राइड आइटम्स। तो वो इतनी फ्राइड आइटम है कि उनको अगर गिनने लग जाए ना तो टाइम खत्म हो जाएगा। तो वो बताइएगा कि क्या सारी स्किप कर दें या थोड़ा बहुत खा सकते हैं? अगर आप इसका थोड़ा सा मुआयना करें, इसकी कैलोरीज पे बात कर लेते हैं। एक नॉर्मल इंसान, अगर आप चाहते हैं कि मेरा एक अच्छा नॉर्मल वेट रहे, मैं हेल्दी रहूं, तो आपको ना नॉर्मली 1800 से 2000 कैलोरीज एवरेज जनरल पब्लिक के लिए बात करें, 1800 से 2000 दिन में कैलोरीज खानी चाहिए। अब ये जो आपकी एक अफ्तार की प्लेट है, अब उसके ऊपर बात करते हैं। ये 2-4 पकोड़े, समोसा, कचौरी, एक रोल कर दें, ये आराम से 1200-1500 कैलोरीज तो आप सिर्फ एक स्नैक में खा रहे हैं। उसके बाद आप खाना भी खाएंगे, उसके बाद आपका सहरी भी होगी, फिर उसमें आप पराठा खाएंगे, तो आप तो डेली कंजम्पशन आपने 2500-3000 पे पहुंचा दी, तो फिर तो वेट बढ़ेगा, आपका पेट भी निकलेगा। सो अगर जब बात करते हैं ना कैलोरी रिस्ट्रिक्शन की बात करते हैं लोग, तो कैलोरी रिस्ट्रिक्शन आप सबसे पहले देखें कि सारे फूड ग्रुप्स में सबसे ज्यादा चर्बी बनाने वाला और सबसे ज्यादा कैलोरीज किस चीज में, तो तेल में, फ्राइड चीजों में सबसे ज्यादा कैलोरीज हैं। एक आलू जो अल्लाह का बनाया हुआ बेहतरीन सोर्स ऑफ कार्ब्स है, उसको आप बॉईल करें, उसको आप स्टीम करें, तो वो 90 कैलोरीज हैं। उसी आलू को जब आप काट वो कर टेस्ट और वो मजा कहाँ से लेकर आए? जब आप फ्रेंच आलू के अंदर तो वो चीज नहीं मिलेगी ना, वो आप 900 कैलोरीज कर लेते हैं। सो अगेन स्टीम्ड आलू। बात है टेस्ट डेवलप करने की। आहिस्ता आहिस्ता अपने लाइफस्टाइल को आहिस्ता आदत हो जाएगी। बहुत शुक्रिया मारिया खान साहब हमारे साथ मौजूद थी। और जो रूटीन है, अपनी जो चॉइसेस हैं उनको बेहतर कीजिए, थोड़ी सी कुर्बानी दीजिए, क्योंकि रमजान तो है ही कुर्बानी का महीना। अपनी ज़बान की भी थोड़ी सी कुर्बानी दीजिए। टेस्ट बर्ड्स आपके गो के नहीं मानेंगे कि आपने तमाम चीज़ें स्टीम वेजिटेबल्स खा लें या फिर आप सिर्फ जो सादा खाना खा लें, लेकिन आपको एहतियात करने की ज़रूरत है इस माह रमज़ान के अंदर, और बरकतें समेटते रहिए। यहाँ पर वक्त खत्म हो चुका है, हम आपसे मुलाकात करेंगे कल, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।